प्लांट क्रॉप जो लिखा हुआ है, इस क्रॉप की जब वैरायटी लिखी हुई ये इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, यानी ये सारे जो इंसेक्ट है ये वैरायटी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, डैमेज नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो एक्चुअली कोई भी प्लांट इंसेक्ट के रेजिस्टेंस होगा तो उसका मॉर्फोलॉजिकल कारण हो सकता है। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देख करके, जैसे फिदरी लीफ, आम का पत्ता का यदि आप आम का पत्ता देखिएगा तो फिदरी नहीं है, क्लियर हो गया। और यदि फिदरी लीफ हो, यानी इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे क्या हो कि फ्रेगमेंट हो, तो फिदरी लीफ में इंसेक्ट का क्या होगा कि अटैक करने का चांस कम होगा और इंसेक्ट इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। इसको ऐसे याद करना, देखो तुमको तुरंत याद हो जाएगा। इसको ऐसे याद कीजिएगा, जैसे ये आपका क्या है कि पूरा इंसेक्ट लीफ है, तो यहाँ पे एक इंसेक्ट बैठा और ये पत्ता को खाना शुरू कर दी, और यदि ये फिदरी लीफ है तो यहाँ पे इंसेक्ट बैठ करके इसको यदि खाना शुरू करे तो यहाँ से टूटेगा तो धड़ाम से नीचे गिरेगा, याद हो गया। तो धड़ाम से नीचे गिरेगा तो जैसे चोट लगेगा तो याद आ जाएगा कि भैया ऐसा वाला पत्ता पर बैठ के खाना नहीं है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि हेरी लीफ या फिदरी लीफ होगा तो उसको इंसेक्ट जो है डैमेज नहीं कर सकता। तो ये याद रखने का तरीका ये कि कैसे, यदि पूरा इंसेक्ट है तो बैठ के खाते जाएगा, बढ़ते जाएगा, खाते जाएगा, बढ़ते, लेकिन यहाँ पे तो जैसे खाया वहीं से धड़ाम से नीचे गिरा तो उसको याद ही आ जाएगा कि भैया फिदरी लीफ पे क्या करना है, अटैक नहीं करना है, उसको डैमेज नहीं करना है। क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो पहला हो गया, यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक लिख देते हैं यहाँ पे कि प्लांट ब्रीडिंग इसी इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए प्लांट ब्रीडिंग रेजिस्टेंट फॉर डेवलपिंग resistant to insect pest ये हो गया। तो ये जो हम लोग ने प्लांट ब्रीडिंग से डेवलप किए हैं रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका रेजिस्टेंट वैरायटी। क्लियर हो गया यहाँ पे, और क्रॉप का नाम ये हो गया। अब ये क्यों रेजिस्टेंट है, किस कारण से रेजिस्टेंट है, तो यहाँ पे आपके पास में हो गया कि होस्ट क्रॉप प्लांट शो रेजिस्टेंसी टू इंसेक्ट ड्यू टू, ये जो होस्ट प्लांट होगा वो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट होगा, किस कारण से, तो मॉर्फोलॉजिकल कारण से, लॉजिकल। उसके बाद ये रेजिस्टेंट हो सकता है एनाटॉमिकल या बायोकेमिकल को लेकर लीजिए, बायोकेमिकल कारण से, और रेजिस्टेंट हो सकता है फिजियोलॉजिकल कारण से। यदि आप होस्ट प्लांट जो है, यानी होस्ट वो होता है जिसपे क्या करता है कि पैरासाइट अटैक करता है या रहता है, तो पैरासाइट जिसपे रहता है उस बॉडी को क्या बोलते हैं, होस्ट बॉडी। तो कोई भी होस्ट प्लांट इंसेक्ट के रेजिस्टेंट हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल कारण से, बायोकेमिकल कारण से, यानी कुछ ऐसा केमिकल मिले जिसके कारण वहां पे वो क्या करे, इंसेक्ट उस पर अटैक नहीं कर सके, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके, और फिजियोलॉजिकल कारण से हो सकता है कि कहीं सपोजेड एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो या बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, या उसका फिजियोलॉजी कुछ इस तरीके का हो कि वहां पे इंसेक्ट क्या करे, अटैक नहीं कर पाए। तो 3 कारण से, तीनों का भी चर्चा करूंगा, 3 कारण से कोई भी होस्ट प्लांट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंट हो सकता है। मेनली मॉर्फोलॉजिकल, यानी बाहर से अपेरेंस, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपेरेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल कारण से रेजिस्टेंट हो सकता है कि इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा, उसके अंदर केमिकल होगा, उस केमिकल के कारण हो सकता है, और उस प्लांट के अंदर फिजियोलॉजी होगा जिस फिजियोलॉजी के कारण वहां पे इंसेक्ट उस पर अटैक नहीं कर सकता। मॉर्फोलॉजिकल कारण जो आपका होगा, ये जो मॉर्फोलॉजिकल कारण होगा, इसमें आपका आ जाएगा हेरी लीफ,
हेरी लिप्स, ये हेरी लिप्स, हेरी लिप्स, और ये जो हेरी लिप्स प्लांट होगा ये सेवरल आपका, ये जो हेरी लिप्स प्लांट होगा, ये हेरी लिप्स प्लांट आपके लिए सेवरल इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे एक जैसिड आया है तो जैसिड इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? यदि प्लांट के पास में हेरी लिप्स है, हेरी लिप्स है, तो उस पे जैसिड जो है, ये जो जैसिड आपका आया हुआ है, ये जैसिड उस पे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी जैसिड के लिए रेजिस्टेंट हो गया, यानी रेजिस्टेंट फॉर जैसिड। कोई डाउट इसमें? तो यानी इसका मतलब हो गया कि हेरी लिप्स यदि है तो वो प्लांट रेजिस्टेंट हो गया किसके लिए? तो मोस्टली ये देखा गया कि जैसिड के लिए रेजिस्टेंट होगा। हेरी लिप ये दिख रहा होगा, रेजिस्टेंट लिखा हुआ है क्लियर एकदम, तो ये रेजिस्टेंट एकदम क्लियर लिखा हुआ भी है, बोल भी रहा हूं, ये रेजिस्टेंट हो गया। तो हेरी लिप्स यदि किसी का मॉर्फोलॉजी है तो वो रेजिस्टेंट हो गया किसके लिए? तो जैसिड के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपका बात करते हैं सॉलिड स्टेम। सॉलिड स्टेम, ये जो सॉलिड स्टेम हो गया, सॉलिड स्टेम जो हो गया, स्टेम जो हो गया, सॉलिड स्टेम जो हो गया, तो यहाँ पे सॉलिड स्टेम करने का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंसी ये तीन कारण से हुआ कि एक हो गया कि आपका मॉर्फोलॉजिकल कारण हो गया, एक बायोकेमिकल कारण हो गया और एक फिजियोलॉजिकल कारण हो गया। तो यहाँ पे जो आपको बोल रहा हूं कि ये जो रेजिस्टेंसी आता है तो हेरी लिप्स यदि हो जाएगा तो उसके लिए रेजिस्टेंसी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब इधर मिटा देते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं साफ साफ एकदम क्लियर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करिएगा इसको मिटा करके तब रेजिस्टेंसी का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए करके उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्लियर करते हैं, पॉइंट को एकदम क्लियर करते हैं। यहां से ये हटाया हेरी लिप्स एंड सॉलिड। अब से यदि कोई पूछे कि किसके लिए रेजिस्टेंट, यदि कोई प्लांट इंसेक्ट के रेजिस्टेंट हो सकता है तो मॉर्फोलॉजिकली हो सकता है, क्या हो सकता है तो बायोकेमिकल के कारण हो सकता है, यानी कुछ केमिकल ऐसे हो जिसके कारण वहां पे ग्रो नहीं करे, और फिजियोलॉजिकल यानी उसका फिजियोलॉजी ऐसा हो कि जिसके कारण वो ग्रो नहीं करे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम लोग आते हैं, यहाँ पे एकदम क्लियर करिएगा, तो होस्ट प्लांट जो होगा इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया, मॉर्फोलॉजिकली हो सकता है, बायोकेमिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है। अब इसमें एक हम लोग बोले कि हेरी लिप, हेरी लिप, तो ये जो हेरी लिप जो होगा, इस हेरी लिप जिस प्लांट में होगा, कॉटन वगैरह के केस का हम लोग बात करते हैं, हेरी लिप इन कॉटन, ये जो हेरी लिप होगा ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, किसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा? तो जैसिड के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो हेरी लिप जो हो गया वो आपका रेजिस्टेंट हो गया किसके लिए? तो कॉटन वुटन का एग्जांपल हो गया, रेजिस्टेंट टू जैसिड कॉटन, एंड यहाँ पे हेरी लिप किसमें? तो कॉटन के केस में। क्लियर हो गया? तो हेरी लिप कॉटन के केस में हो गया, वो रेजिस्टेंट हो गया किसके लिए? तो जैसिड के लिए। आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेम। सॉलिड स्टेम, तो ये जो सॉलिड स्टेम होगा ये एकदम क्लियर हो गया कि जो स्टेम जो होता है वो दो टाइप का होता है। जैसे ये मैं पेन को अभी खोल दूं तो ये होलो है, क्लियर हो गया? जैसे मेरे पास में एक ट्यूब है, जैसे ये ट्यूब है, क्लियर? तो सपोज इस ट्यूब को हम लोग मान ले कि ये ट्यूब जो है ये स्टेम है, तो ये जो स्टेम है तो ये क्या हो गया? होलो हो गया। तो ये होलो यदि होगा तो इसमें इंसेक्ट का अटैक का चांस क्या होगा? ज्यादा होगा, इसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। लेकिन यदि यही पूरा सॉलिड होता तो इस पे अटैक क्या होता? कम होता, और ये रेजिस्टेंट हो जाता किसके लिए? इंसेक्ट के लिए। क्लियर हो गया? तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग करते हैं कि सॉलिड स्टेम, एकदम क्लियर यहाँ पे, सॉलिड स्टेम इन व्हीट, सॉलिड स्टेम इन व्हीट, व्हीट में सॉलिड स्टेम इन व्हीट, और ये जो व्हीट सॉलिड स्टेम रखेगा तो जिसके कारण वहां पे इंसेक्ट क्या करेगा? उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। कोई डाउट? क्लियर एकदम? तो यहाँ पे आता है हेरी लिप किसमें? कॉटन के केस में। सॉलिड स्टेम किसमें? तो व्हीट के केस में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, व्हीट के केस में यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। व्हीट के केस में सॉलिड स्टेम इन व्हीट लीड टू नॉन प्रिफरेंस टू आपका स्टेम सॉफ्ट फ्लाई, ये जो व्हीट होगा ये सॉफ्ट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा, सॉफ्ट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा,
सॉफ्ट फ्लाई इसको क्या करेगा कि इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। तो सॉलिड स्टेम किसमें, तो व्हीट में, और रेजिस्टेंट किसके लिए, एकदम शॉर्ट लिख रहा हूं, रेजिस्टेंट किसके लिए, तो सॉफ्ट फ्लाई के लिए। क्लियर। जिसपे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है फोकस उसी पे किया जा रहा है। हेरी लिप किस केस में बात कर रहा हूं, कॉटन के लिए, रेजिस्टेंट किसके लिए, और जैसिड के लिए, ज्यादा लैंग्वेज नहीं। फिर मैं बोला कि सॉलिड स्टेम किसमें, तो व्हीट में, रेजिस्टेंट किसके लिए, तो सॉफ्ट फ्लाई के लिए। सी सॉफ्ट, ये आप याद रखिएगा, सी से सॉफ्ट फ्लाई। क्लियर हो गया। तो आपको बोलेगा कि जो व्हीट जो सॉलिड स्टेम है वो किसके लिए स्टेम रेजिस्टेंट है, तो सॉफ्ट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंट है। और ये जो सॉफ्ट फ्लाई ये क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं स्मूथ लिप। नेक्स्ट में आपका बात करते हैं स्मूथ लिप। यहां पे दिख रहा है ना आपका, यहाँ पे क्लियर। तो ये हो गया पहला, यदि हम लोग यहाँ पे कर दिए, और ये आपका दूसरा हो गया। तो तीसरा में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्मूथ लिप। स्मूथ लिप को ऐसे आप दिमाग में रखना, स्मूथ लिप्स को आप ऐसे दिमाग में रखना कि कोई भी चीज यदि चिकना होगा तो इंसेक्ट बैठेगा तो धड़ाम से नीचे गिरेगा। याद रखने का तरीका दे रहे हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अब हेरी लिप कैसे था रेजिस्टेंट, तो बता दिया कि यदि हेयर टाइप का होगा तो बैठ के खाएगा तो धड़ाम से नीचे, और चिकना भी कोई चीज है तो उस पर इंसेक्ट बैठेगा तो धड़ाम से नीचे। इसका मतलब वो इंसेक्ट वहां पे लैंड नहीं करेगा तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आइए, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्मूथ लिप्स का बात कर दिए। स्मूथ लिप्स जो हो गया ये एंड, स्मूथ लिप्स के साथ में एंड नेक्टर लेस भी कर लीजिए। नेक्टर लेस, नेक्टर लेस से क्या हो गया, ये जो नेक्टर होता है ये आपका फूड होता है इंसेक्ट का। यदि उस प्लांट के पास में नेक्टर होगा ही नहीं, इंसेक्ट आएगा ही नहीं, तो उसको नुकसान कहां से पहुंचाएगा। जब नेक्टर होगा तब इंसेक्ट आएगा, तब उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके पास नेक्टर है ही नहीं तो इंसेक्ट वहां पे आएगा ही नहीं फूड के लिए, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दूसरी बात, स्मूथ लिप एंड नेक्टरलेस। क्लियर हो गया, नेक्टरलेस होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आपका मिलेगा किसमें, तो कॉटन के केस में। ये हो गया कॉटन वैरायटीज में, कॉटन के वैरायटीज में। ये इन कॉटन, ये स्मूथ लिप्स, स्मूथ लिप्स एंड नेक्टरलेस, ये किसके केस में आप बात किए, तो कॉटन के केस में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। और किसके लिए, तो बॉल वर्म के लिए। किस वर्म के लिए, बॉल वर्म के लिए। तो कॉटन जो हो गया, ये जो कॉटन हो गया ये रेजिस्टेंट फॉर हो गया बॉल वर्म, ये आपका रेजिस्टेंट हो गया बॉल वर्म। ये आपका कॉटन वैरायटी जो हो गया ये बॉल वर्म के लिए रेजिस्टेंट हो गया, या नॉट अट्रैक्ट बॉल वर्म। यहाँ पे नॉट अट्रैक्ट बॉल वर्म भी हो सकता है और रेजिस्टेंट फॉर बॉल वर्म। तो यहाँ पे कर देते हैं नॉट अट्रैक्ट, नॉट अट्रैक्ट बॉल वर्म, बॉल वर्म्स। ठीक हो गया। तो ऐसे दिमाग में रखना। कैसे ये दिमाग में रखोगे, स्मूथ है तो बॉल वर्म्स उस पर बैठ के फिसल जाएगा, बैठने की कोशिश करे तो फिसलेगा, और नेक्टर नहीं है तो बॉल वर्म वहां आएगा क्यों, दिमाग में ऐसे रखोगे। तो वो स्मूथ भी है और नेक्टर भी उसके पास में नहीं है, तो इसलिए करके वो जो कॉटन होगा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नेक्टर रहेगा तब ना एक्सेप्ट होगा बॉल वर्म, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा किसको, बॉल वर्म के लिए। इसका मतलब हो गया कि स्मूथ लीफ एंड नेक्टरलेस यदि है तो वो बॉल वर्म के लिए रेजिस्टेंट। और सॉलिड स्टेम है व्हीट का तो वो किसके लिए रेजिस्टेंट है, तो वो सॉलिड स्टेम यदि व्हीट का है तो वो किसके लिए, तो सॉफ्ट फ्लाई। क्लियर हो गया। और हेरी लीफ जो है ये किसके केस में, कॉटन के केस में, तो वो रेजिस्टेंट किसके लिए हो गया, जैसिड, जैसिड के लिए रेजिस्टेंट हो गया। और जो सॉलिड स्टेम है व्हीट में वो किसके लिए, तो सॉफ्ट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंट हो गया। और यदि आप स्मूथ लीफ एंड नेक्टरलेस बोलते हो तो कॉटन के केस में तो वो नॉट अट्रैक्ट किसको, तो बॉल वर्म, या बोल सकते हो कि रेजिस्टेंट फॉर बॉल वर्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट इसमें करते हैं हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट। हाई एस्पार्टिक एसिड, हाई एस्पार्टिक एसिड, हाई दिख रहा होगा नीचे, हाई एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद यहां पे लिख सकते हो नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, लो नाइट्रोजन कंटेंट, लो नाइट्रोजन एंड शुगर, एंड शुगर। तो यहां पे हाई एस्पार्टिक एसिड, अब ये जो एस्पार्टिक एसिड है, नाइट्रोजन है, ये शुगर है, ये क्या है, केमिकल है।
तो यदि मेज के केस में यदि एस्पार्टिक एसिड उस मेज में, एस्पार्टिक एसिड क्या एमिनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड क्या एमिनो एसिड, यदि मेज के केस में एस्पार्टिक एसिड ज्यादा हो, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो लो हो, यानी नाइट्रोजन क्या हो, कम हो, और क्या हो, शुगर कंटेंट कम हो, तो इससे आपका क्या होगा, ये रेजिस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब देखते हैं ये रेजिस्टेंट हो जाएगा किसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हाई एस्पार्टिक एसिड शुगर एंड हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड आपका क्या हो जाएगा कि लो शुगर कंटेंट, तो ये रेजिस्टेंट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंट हो जाएगा किसके लिए, तो स्टेम बैरियर के लिए। कौन रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो मेज रेजिस्टेंट हो जाएगा। मेज रेजिस्टेंट हो जाएगा किसके लिए, तो स्टेम बैरियर के लिए। स्टेम बैरियर जो स्टेम में होल कर रहा था, उस स्टेम बैरियर के लिए वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पे मैं बोला एकदम क्लियर करिएगा, यदि हाई एस्पार्टिक एसिड है, फिर कोमा है, लो नाइट्रोजन एंड शुगर है, यानी नाइट्रोजन भी कम है और शुगर भी क्या कम है, तो वो जो मेज होगा वो स्टेम बैरियर के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा। यानी उस मेज में जो स्टेम होगा उस स्टेम में होल नहीं बना पाएगा इंसेक्ट। क्लियर हो गया। इसका मतलब होल बनाने, बैरियर मतलब होल होता है। ये जो स्टेम है किसका, मेज का, और ये उसका लीफ है यहाँ पे, तो ये स्टेम में होल नहीं बनेगा, ये स्टेम में होल नहीं बना पाएगा। स्टेम बैरियर कब नहीं बना पाएगा, जब उस मेज में क्या ज्यादा हो, एस्पार्टिक, एकदम इंपॉर्टेंट है, एस्पार्टिक एसिड ज्यादा हो, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। उसके बाद लो नाइट्रोजन कंटेंट हो, उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट क्या हो, कम हो, और शुगर भी क्या हो, कम हो, तो वो जो मेज होगा उस मेज में स्टेम बैरियर उसको बोर नहीं कर पाएगा, उसमें होल नहीं बना पाएगा उसके स्टेम में। और इस साइड के भी जितने डाटा हैं सभी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फ्रेशली कर दे रहा हूं, साफ सुथरा फॉर्मेट पे कर दे रहा हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले प्लांट बिल्डिंग और डेवलपिंग कौन सा, तो रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हम लोग प्लांट बना रहे हैं, किसके मदद से, तो प्लांट ब्रीडिंग के मदद से। और कोई भी प्लांट इंसेक्ट के रेजिस्टेंट 3 कारण से मेनली होता है। एक मॉर्फोलॉजिकल कारण होता है, एक बायोकेमिकल कारण होता है, एक फिजियोलॉजिकल कारण होता है। यानी उसका फिजियोलॉजी ऐसा हो कि कोई इंसेक्ट वहां ग्रो ही नहीं कर पाए। जैसे हम लोग का जो फिजियोलॉजी होता है, कोई बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा फिजियोलॉजी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दिया जाएगा। कर सकता है अलग बात है, लेकिन टेम्परेचर इसलिए बढ़ा है ताकि बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर ग्रो नहीं कर पाए। उसी तरीके से प्लांट क्या करता है कि अपना फिजियोलॉजी इस तरीके से डेवलप करता है कि कोई जो इंसेक्ट है या इंसेक्ट रेजिस्टेंट कर रहे हैं, तो इसलिए करके कोई इंसेक्ट वहां पे ग्रो नहीं कर पाए, उसको डैमेज नहीं कर पाए। मॉर्फोलॉजी ऐसा बनाएगा, बाहरी बनावट, बाहरी संरचनाएं ऐसी बनेगी जिसके कारण वहां पे इंसेक्ट ग्रो नहीं कर पाए। बायोकेमिकल, कुछ केमिकल उसके पास में ऐसा होगा जिसके कारण वहां पे इंसेक्ट ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे केमिकल में एस्पार्टिक एसिड बता दिया, ये एक केमिकल है। और क्या है, तो लो नाइट्रोजन कंटेंट, शुगर कंटेंट, तो ये सब क्या है। और बहुत सारे टॉक्सिन मिलते हैं। प्लांट बहुत सारा टॉक्सिन सब्सटेंस को, टॉक्सिक सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है ताकि उसको कोई इंसेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा सके, कोई कैटल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया कि हेरी लीफ यदि है किसका, तो कॉटन का, तो वो रेजिस्टेंट हो जाएगा किसके लिए, जैसिड के लिए। यदि सॉलिड स्टेम है, स्टेम यदि सॉलिड है तो वो किसके केस में, व्हीट के केस में। ऐसे व्हीट का जो स्टेम होता है वो होलो होता है, दाबोगे तो दबेगा। लेकिन यदि वो सॉलिड स्टेम का वैरायटी हमने बना लिया है तो वो व्हीट जो होगा वो सॉफ्ट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। व्हीट रेजिस्टेंट फ्लाई के लिए, तो सॉफ्ट फ्लाई एकदम दिमाग में रखिएगा। ऐसे व्हीट का जो स्टेम होता है वो होलो होता है, तो वो रेजिस्टेंट नहीं हुआ। लेकिन यदि हम उसको सॉलिड कर दिए प्लांट ब्रीडिंग की मदद से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंट हो जाएगा सॉफ्ट फ्लाई के लिए। यदि स्मूथ लीफ है, चिकना पत्ता है, या उसके पास नेक्टर नहीं है, तो किसके पास, तो कॉटन के पास में। तो कॉटन का जो लीफ है वो स्मूथ है और नेक्टरलेस है, तो वो वहां पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता किसको, तो बॉलवर्म को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पे बोला कि यदि हाई एस्पार्टिक एसिड है और लो नाइट्रोजन इन शुगर कंटेंट है, तो मेज में, किस केस में, तो मेज के केस में, तो वो किसको, स्टेम बैरियर के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो मेज जो हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंट हो जाएगा, नहीं लिखा,
यहाँ पे रेजिस्टेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा किसके लिए? तो स्टेम बोरियर के लिए। कोई डाउट इसमें? तो एकदम बाबू इधर वाला जो पॉइंट है बच्चे, ये एकदम आपको दिमाग में रख करके जाना होगा। कुछ कुछ टेक्निक दे दिया, कुछ कुछ बोल दिया कि लीफ हेवी होगा तो कैसे रेजिस्टेंट हो जाएगा, सॉलिड स्टेम होगा तो सॉलिड चीज जो होगा तो उस पर क्या करना है कि नुकसान पहुंचाने में ज्यादा दिक्कत है, और होलो है तो तुरंत नुकसान पहुंचाया जाता है। यहाँ पे ये साव फ्लाई है, एकदम दिमाग में इसको रखिए। साव फ्लाई मे फ्लाई नहीं है, साव फ्लाई है, ठीक है। मे फ्लाई तो रिप्रोडक्शन रहते हैं, जिसमें वहां पे लाइफ स्पान 1 दिन का होता है, वो अलग केस है। यहाँ पे ये जो हेरी लीफ है, ये हेरी लीफ कॉटन में तो रहेगा, यदि कॉटन में रहेगा तो रेजिस्टेंट फॉर जैसिड के लिए हो जाएगा। क्लियर हो गया? और यही हेरी लीफ प्रेजेंट इन, यदि यहाँ पे दिख रहा होगा, यदि ये प्रेजेंट इन व्हीट, यही हेरी लीफ प्रेजेंट इन किसमें है? व्हीट में। तो वो जैसिड के लिए नहीं काम कर रहा है या लीफ बीटल के लिए काम कर रहा है। तो ये जो आपका होगा ये जैसिड के लिए नहीं है, लीफ बीटल के लिए रेजिस्टेंट है। किसके लिए रेजिस्टेंट है? तो लीफ बीटल के लिए रेजिस्टेंट है। तो प्रेजेंट इन व्हीट, रेजिस्टेंट फॉर लीफ बीटल, रेजिस्टेंट फॉर हो गया लीफ बीटल। तो यहां से एकदम दो कॉन्सेप्ट को निकाला। हेरी लीफ में एग्जांपल क्या हो गया? कॉटन। हेरी लीफ इन कॉटन, यहीं पे कॉटन कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा और आपका इन कॉटन, हेरी लीफ इन कॉटन, ये कॉटन यहां से हटा दिया। तो ये रेजिस्टेंट, ये कॉटन, तो रेजिस्टेंट किसके लिए होगा? रेजिस्टेंट जैसिड के लिए हो गया। यही हेरी लीफ प्रेजेंट इन किसमें? व्हीट, तो रेजिस्टेंट किसके लिए हो गया? तो लीफ बीटल के लिए हो गया। एकदम दिमाग में रखना है, इसलिए क्या बार बार फोकस कर रहा हूं। तो आपको बोलेगा कि जो हेरी लीफ होता है यदि व्हीट में होगा तो किसके लिए रेजिस्टेंट होगा? तो लीफ बीटल के लिए रेजिस्टेंट होगा। और यदि वही हेरी लीफ यदि कॉटन में मिलेगा तो रेजिस्टेंट किसके लिए होगा? तो आपका रेजिस्टेंट हो जाएगा जैसिड के लिए। अच्छा, मेज में क्या क्या ज्यादा मिले क्या कम मिले तो वो रेजिस्टेंट हो जाएगा किसके लिए? फ्रूट बोरियर के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा कि स्टेम बोरियर के लिए? स्टेम बोरियर के लिए। क्लियर हो गया? तो दिमाग में रखिएगा। तो क्या क्या ज्यादा होना चाहिए? मेज रेजिस्टेंट फॉर स्टेम बोरियर, तो क्या क्या ज्यादा होना चाहिए? एस्पार्टिक एसिड, लो कंटेंट, कम क्या होना चाहिए? तो लो कंटेंट ऑफ द नाइट्रोजिनस मटेरियल एंड क्या? तो शुगर। तो यदि ये कम हो, शुगर एंड नाइट्रोजन कम हो और एस्पार्टिक एसिड ज्यादा हो, तो स्टेम बोरियर के लिए मेज क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट हो जाएगा। यानी स्टेम बोरियर उस पर बोर नहीं कर पाएगा, बोल नहीं बना पाएगा। तो इधर का पॉइंट मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-4 बार यदि अच्छे से सुनोगे, ये इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस तरह करके इसको 2-3 बार सुन करके लिखोगे तब तुम्हारे दिमाग में आ जाए। पढ़ाया था पहले कि कोई भी प्लांट यदि इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट होगा, प्लांट यदि इंसेक्ट रेजिस्टेंट है तो वो प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्यों है? तो वो 3 कारण मेन है उसका। एक उसका मॉर्फोलॉजी, उस प्लांट के मॉर्फोलॉजी के कारण उस पर इंसेक्ट अटैक नहीं कर पा रहा है, मॉर्फोलॉजी। दूसरा होगा बायोकेमिकल, उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल होगा जिस केमिकल के कारण जो इंसेक्ट उस पर अटैक कर रहा वो वहां सर्वाइव नहीं कर पा रहा, उसकी डेथ हो जा रही है, तो वो बायोकेमिकल। और तीसरा फिजियोलॉजिकल, यानी प्लांट का जो फिजियोलॉजी होगा वो भी इंसेक्ट को अपने ऊपर ग्रो होने नहीं देगा, तो फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है कि 2 चीज आपको दिखा रहे हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल और एक बायोकेमिकल कारण यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। जैसे कॉटन में 2 तरह का मॉर्फोलॉजी आप देख पाओगे, एक देखोगे क्या हेरी लीफ है उसके पास में, और दूसरा क्या है स्मूथ लीफ। ये तो बाहर से ही पता चल जाएगा, हेरी लीफ एंड स्मूथ लीफ। और नेक्टर लेस है, यानी उसका नेक्टर नहीं है। तो यदि कॉटन का हेरी लीफ होगा तो वो रेजिस्टेंट फॉर जैसिड, यानी हेरी लीफ यदि है, लीफ ऐसा होता है इंटेक्ट लीफ होता है मेनली, आम का पत्ता यदि आप देखिएगा तो ऐसे इंटेक्ट होगा, लेकिन यदि ये ऐसे ही हेरी हो जाएगा तो इससे जैसिड जो होगा ये अटैक नहीं कर पाएगा, इस पे अटैक करके इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए करके जो हेरी लीफ हो गया कॉटन का वो रेजिस्टेंट फॉर हो गया जैसिड,
यानी एसिड उस पर अटैक नहीं करेगा। और यदि उसी कॉटन का यदि स्मूथ लीफ हो जाए और नेक्टरलेस हो जाए, स्मूथ एंड नेक्टरलेस हो जाए, तो स्मूथ लीफ हो जाए और नेक्टरलेस हो जाए तो वो रेजिस्टेंट हो जाएगा किसके लिए, तो बॉलवर्म के लिए। यानी बॉलवर्म उस पर क्या करेगा, अटैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि नेक्टरलेस यदि होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे कोई इंसेक्ट अटैक होगा ही नहीं। कोई भी इंसेक्ट किसी प्लांट के पास 2-3 पर्पस के लिए आता है। किसी भी प्लांट के पास कोई भी इंसेक्ट 2-3 पर्पस के लिए आता है। एक जाता है, ऐसा नहीं बोलते हैं रोटी कपड़ा एंड मकान, तो कपड़ा को हटा दीजिए, इंसेक्ट के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, तो उसके लिए हो गया रोटी और मकान। तो रोटी यहाँ पे क्या हो गया, फूड। तो यदि वो इंसेक्ट को प्लांट से 2 चीज ऑब्टेन करने, एक फूड ऑब्टेन करने, एक शेल्टर। शेल्टर मतलब आवास, और आवास इसलिए भी चाहिए कि वो वहां पे सेफ जगह हो और वहां पे एग ले कर सके। तो यदि ये 2 चीज में से कोई भी एक चीज भी यदि इंसेक्ट को नहीं मिलेगा, 2 चीज में से कोई भी चीज नहीं मिलेगा, तो वहां पे अटैक होने की चांस क्या होगी, कम होगी। अब जैसे यहाँ पे नेक्टरलेस हो गया, कॉटन क्या हो गया, नेक्टरलेस हो गया, तो वहां पे भोजन है ही नहीं इंसेक्ट के लिए, तो वहां पे आपका जो इंसेक्ट है वो जाएगा क्यों, तो नहीं जाएगा तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो कोई चीज जाएगा इंसेक्ट तब ना नुकसान पहुंचाएगा, यदि नहीं जाएगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्या है, तो क्लियर है, जाओगे तब नुकसान पहुंचाओगे। इसलिए करके क्या किया, कॉटन जो है उसको इंप्रूव करके हम लोग क्या कर दिए, स्मूथ लिप कर दिया और नेक्टरलेस कर लिया, जिसके कारण वो रेजिस्टेंट पर क्या होगा, बॉलवर्म। अब उस पर बॉलवर्म जो होगा वो अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ऐसे याद रखिए कि कॉटन है तो कॉटन जो होगा तो उसका हम लोग क्या करते हैं, कॉटन का बॉल बना लेते हैं, उसी से हो गया बॉल वार्म पकड़ लीजिए। क्लियर हो गया। अब आइए, व्हीट में 2 तरह का आपका यहाँ पे एडेप्टेशन है, एक हेरी लिप है। तो यदि कॉटन का हेरी लिप था तो रेजिस्टेंट फॉर जैसिड था, लेकिन यदि व्हीट का हेरी लिप होगा तो उस पर सीरियल लिप बीटल अटैक नहीं कर पाएगा। सीरियल लिप बीटल जो होते हैं, बीटल मतलब वही भौरा, भौरा जिसको आप बोलते हैं ना, तो सीरियल लिप बीटल उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया। तो सीरियल लिप बीटल उस पर अटैक नहीं करता। और यदि व्हीट का यदि स्टेम की बात बोली जाए तो स्टेम उसका होलो होता है, लेकिन यदि स्टेम को सॉलिड कर दिया जाए जेनेटिक इंप्रूवमेंट की मदद से तो उससे साउ फ्लाई अटैक नहीं करेगा। सॉलिड साउ फ्लाई, सॉलिड ऐसे सॉलिड करोगे तो ऐसे साउ फ्लाई हो जाएगा, तो साउ फ्लाई उस पर अटैक नहीं करेगा। और वो भी कैसे, साउ फ्लाई कैसे अटैक नहीं करेगा, तो साउ फ्लाई इसलिए हो गया कि सॉलिड जो है तो एस से हो गया सॉलिड और डब्ल्यू से हो गया व्हीट, तो साउ फ्लाई अटैक नहीं करेगा। इसी 2 चीज से मिलकर के बना देंगे। तो सॉलिड स्टेम यदि होगा तो साउ फ्लाई उस पर अटैक नहीं करेगा। और ये जो मेज है ये बायोकेमिकल कारण से अपने पास ग्रो नहीं करने देगा किसको, तो स्टेम बोरियर को, कि स्टेम में जो होल बना देता है। तो किस कारण से, तो बायोकेमिकल नेचर कारण, क्योंकि ये क्या स्टोर करके रखेगा, तो स्पार्टेट को ज्यादा जमा करके रखेगा जो एक अमीनो एसिड है, और नाइट्रोजन एंड शुगर के कंटेंट को क्या करेगा, कम करके रखेगा, जिसके कारण वो रेजिस्टेंट फॉर क्या हो जाएगा, स्टेम बोरियस हो जाएगा, वो स्टेम बोरियस के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो आपको कल मैं बता रखा था कि हाइब्रिडाइजेशन से रेजिस्टेंट प्लांट बनाए थे हम लोग, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी बना सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से आप क्या कर सकते हो कि बायोफोर्टिफिकेशन भी करवा सकते हो। क्लियर हो गया। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर आता है, तो प्लांट ब्रीडिंग से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग से रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, नेमेटोड्स, इंसेक्ट सबके लिए क्या हो सकता है, रेजिस्टेंट हो सकता है। प्लांट ब्रीडिंग की मदद से सुपीरियर क्वालिटी हम लोग ला सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग की मदद से बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, यानी वो जो प्लांट है उसके प्रोडक्ट में आप मिनरल एंड वाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो, मिनरल विटामिन के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो, गुड क्वालिटी ऑफ सी फैट बढ़ा सकते हो, प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हो। तो ये जो तुम करोगे इसी को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। क्लियर हो गया। तो आगे आएगा, मैं उसको डील कर दूंगा। ये आपका जीएस का प्रॉब्लम था, मैं यहाँ पे आपको बता दिया। आइए अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जर्मप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म कलेक्शन आपका जो था, अच्छा यहाँ पे एक जो ब्रीडिंग का जो हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग बोले कि प्लांट ब्रीडिंग मेनली 2 टाइप का है। एक ब्रीडिंग में आपने बोला क्या, तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। तो कन्वेंशनल का मतलब कि जो हमारे यहाँ शुरू से हमारे जो
पूर्वज से जो करते आए हैं ब्रीडिंग, उस ब्रीडिंग को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग। और कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होता है। उसमें लेबोरेटरी के अंदर जाकर के हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे पूर्वज करते आए हैं। वो आपका क्या होता है कि सिंपल केस है, सिंपल तरीके से वो किया जाता है और नेचुरली भी हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आर्टिफिशियली ही ह्यूमन बीइंग ही कराएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, वो नेचुरली अपने आप भी हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आप क्या होगा, कन्वेंशनल का मतलब होता है जो कि पहले से चलता आ रहा है, और अब जो अभी जो आ रहा है ये म्यूटेशनल ब्रीडिंग आ रहा है। क्लियर हो गया? तो जो प्लांट ब्रीडिंग था, ये प्लांट ब्रीडिंग जो है ये आपके दो टाइप में आपको मेनली बांटा गया था। तो एक जो टाइप आपका था, एक था कन्वेंशनल। तो ये जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग था, इसमें दो स्टेप यूज किया जाता था, एक हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा आपका क्या, हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा सिलेक्शन। यानी हाइब्रिडाइज करके आप उसको सेलेक्ट कीजिए कि आपका जो हाइब्रिडाइजेशन की हो उसमें हाइब्रिड प्लांट जो आया है वो आपके हिसाब से डिजायर क्वालिटी वाला आया या नहीं आया। क्लियर हो गया? तो ये आपका होता था कन्वेंशनल ब्रीडिंग। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ब्रीडिंग होता है और वो म्यूटेशनल ब्रीडिंग। इसको सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हम लोग बोल रहे हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग को सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग इसलिए भी बोला है, म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग पूरा लिख दिया यहाँ पे, प्लांट ब्रीडिंग ये इसलिए है क्योंकि इससे क्या किया जा सकता है कि नए कैरेक्टर को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग होगा उसमें नया कैरेक्टर क्रिएट नहीं होता है, बस जस्ट ट्रांसफर होता है। इसके पास है तो इससे इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब कोई कैरेक्टर यदि इसके पास है, सपोज दैट इसके पास है, तो ये कैरेक्टर को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग से क्या होता है ना कि ट्रांसफरिंग होती है, जो चीजें पहले से है बस उसी में क्या करते हैं कि हम ट्रांसफर इधर उधर, मैनिपुलेशन जिसको बोलते हो वो कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो कि कोई नया कैरेक्टर एकदम लेकर के न्यू कैरेक्टर आ जाएंगे, वैसा क्रिएशन की बात कन्वेंशनल पे नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि किसी के पास यदि खराब जीन था और किसी के पास अच्छा जीन था तो उस अच्छे जीन को यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की मदद से ट्रांसफर करवा लें। एकदम अंतर क्लियर कर लीजिए। कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, आजाद जी और राजू जी को पूछते रहता है कि सर हम पटना आ गए हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो क्लास नहीं होता है और बाकी यहाँ पे क्लास नहीं होता है। वीडियो एक दिन या 2 दिन में बनता है, उसको एडिटिंग करने में बहुत सारा समय लगता है। तो उसमें क्या होता है ना कि क्लास के अंदर कोई बच्चे नहीं होते हैं, और अभी गवर्नमेंट के रूल भी है, अभी नहीं खोलना है तो मतलब नहीं खोलना है, बाद में लंबा प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए करके क्लास में कोई बच्चे नहीं बैठते हैं, बस केवल वीडियो बना करके आपके लिए आपके हिसाब से, क्योंकि क्लास में जैसे मैं आपसे पूछता था वही आदत है, उसी तरीके से पूछता हूँ। तो उसी में इसलिए पूछता हूँ कि आप जवाब दे दीजिए, फिर वीडियो में जब वो आंसर आएगा तो आप उसको देख लीजिए। तो ये एकदम क्लियर करिएगा। तो एकदम आप ये क्लियर है और कोशिश करें कि जो वीडियो दिया जा रहा है वो आप ही के हिसाब से दिया जा रहा है और आप उसको देखेंगे। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो मैं पूछा और आप तुरंत आंसर सोच लीजिए, तब नेक्स्ट वहां पे प्ले होगा। इसको क्लियर कीजिएगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्लांट ब्रीडिंग कितने टाइप का होता है, जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप पूछिए 2 टाइप का होता है। तो 2 टाइप का कौन कौन होता है? तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग नहीं लिखा हो, कन्वेंशनल केवल लिख दिया तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हो गया। और दूसरा तरीका है म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग। अब इसमें यदि कल मेडिकल में क्वेश्चन यदि पूछना होगा तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग और म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग में किसमें न्यू कैरेक्टर को लाया जा सकता है, एकदम न्यू कैरेक्टर को लाया जा सकता है जो पहले नहीं था, तो वो म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग में संभव है। लेकिन मैं जब आपको पढ़ाया था कि म्यूटेशन का जो कैरेक्टर बताया था, तो मैं बोला था यदि आप म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग करोगे तो उसके लिए आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन आप कराओगे ये जनरली हम लोग कराते हैं गामा रे से, लेकिन आप एक्सरे भी यूज कर सकते हो। गामा रे का चूंकि म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, गामा रे की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए करके ये म्यूटेशन सबसे ज्यादा कराता है। तो इसलिए करके प्लांट में हम लोग जो म्यूटेशन कराते हैं वो गामा रे से करते हैं। और एक्सरे भी म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, फिजिकल म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, तो एक्सरे भी म्यूटेशन का हो सकता है।
और ये म्यूटेशन के कारण क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा म्यूटेशन प्लांट ब्रीडिंग में क्या होगा। तो इस म्यूटेशन के कारण क्या होगा, तो इस म्यूटेशन के कारण जीन का सीक्वेंस चेंज कर जाएगा। जीन में जो बेस का सीक्वेंस है वो अल्टर कर जाएगा, तभी म्यूटेशन हुआ। क्लियर हो गया? मैं पहले भी पढ़ा रखा हूं और इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं बोला कि जो म्यूटेशन होगा तो उसमें सीक्वेंस ऑफ बेसिस, सीक्वेंस ऑफ बेसिस अल्टर हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ द बेसिस जो होगा अल्टर हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ द बेसिस अल्टर्ड इन जीन में। तो ये जो म्यूटेशन होगा, ये क्या म्यूटेशन में क्या होगा, तो सीक्वेंस म्यूटेशन क्या काउज कराएगा, तो सीक्वेंस ऑफ बेसिस अल्टर्ड इन जीन में जो होगा बेस का सीक्वेंस अल्टर्ड हो जाएगा। जैसे एक जीन में मान लीजिए कि बेस का सीक्वेंस है ATCG। अब ये ATCG जो है ये नॉर्मल जीन का सीक्वेंस है सपोज जाए। अब इसमें कुछ भी चेंजिंग हो जाएगा तो बोलोगे कि म्यूटेशन हो गया। ये ATCG सीक्वेंस छोड़कर के बाकी कुछ भी आ जाए तो आप बोलोगे कि म्यूटेशन हो गया। अब DNA का बात हम लोग अभी कर रहे हैं, किसका बात? तो एक यदि मैं लिख दिया तो दूसरा अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री से लिखा जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो मैं बोला कि यहाँ पे नॉर्मल जीन जो है वो ATCG है। अब ये ATCG सीक्वेंस जो जीन का है इसमें कोई भी चेंजिंग हो जाएगा तो आप बोलोगे कि वो म्यूटेटेड हो गया। तो गामा रे ऐसा करने में सक्षम रहता है। इस सीक्वेंस को चेंज करने की कैपेसिटी गामा रे के पास सबसे ज्यादा है और उसके बाद एक्सरे उस काम को कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो एकदम क्लियर करिएगा। तो सीक्वेंस ऑफ द बेसिस क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। किसमें? जीन में, जीन या ऑफ जीन भी कर सकते हो, जीन का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अल्टर्ड हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो अल्टर्ड हुआ, ये जो जीन का जो सीक्वेंस अल्टर्ड हुआ ये परमानेंट एंड हेरिटेबल होगा। परमानेंट पहले भी पढ़ा रखा हूं, एंड हेरिटेबल। अब हेरिटेबल जो होता है, तो हेरिटेबल का मतलब क्या होता है कि फ्लो ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये जो म्यूटेशन, आपने जो म्यूटेशन काउज किया, तो म्यूटेशन जो हो गया उसका रिजल्ट हो गया, म्यूटेशन का रिजल्ट हो गया, काउज नहीं रिजल्ट, उसका रिजल्ट हो गया कि सीक्वेंस ऑफ बेसिस अल्टर्ड इन जीन। जो आपका बेस का सीक्वेंस था वो जीन में अल्टर्ड हो गया, कोई डाउट नहीं। अब वो जो अल्टर्ड हुआ सीक्वेंस वो परमानेंट एंड हेरिटेबल होगा, तो उसी को हम लोग म्यूटेशन के अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि हेरिटेबल होगा, ये नॉन हेरिटेबल म्यूटेशन भी होता है। लेकिन हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में चल रहे हैं, तो इसलिए कि मेरे ये बहुत फायदे का चीज है कि हेरिटेबल होगा तब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम उसको भेज पाएंगे, गुड क्वालिटी का होगा। और यदि वो नॉन हेरिटेबल होगा तब तो भेज पाना उसमें संभव नहीं है। तब दूसरे तरीके से भेजा जा सकता है। लेकिन ये यदि हेरिटेबल है तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मदद से भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में दे सकते हैं। क्लियर हो गया? और यदि नॉन हेरिटेबल होता तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के केस में संभव था, लेकिन एनिमल के केस में वो जनरली संभव ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ह्यूमन बीइंग के केस में क्लियर, कोई डाउट है? या कोई भी एनिमल जो मैमल्स होता है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, कोई डाउट नहीं है? एकदम क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस चेंज हुआ ये गामा रे और एक्सरे के कारण ये परमानेंट एंड हेरिटेबल हो गया, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए। और ये म्यूटेशन क्या कर सकता है कि किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। कोई एक नया कैरेक्टर का क्या कर सकता है कि फॉर्मेशन करवा सकता है, जो कि पहले कभी नेचर में था ही नहीं, जो पहले कभी नेचर में नहीं था। तो वो एक नए कैरेक्टर को ले के आ सकता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जब आप करते हो तो इसमें क्या करते हैं कि वो जो नया कैरेक्टर नहीं होता, वो कैरेक्टर पहले से है। अब जिस कारण से आया वो कारण नहीं होना, लेकिन वो कैरेक्टर है, बस केवल ट्रांसफर करना इधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन यहाँ पे हमको क्रिएट करना है, कैरेक्टर को क्या करना है, क्रिएट कर देना है। ट्रेट को क्या करना है, क्रिएट कर देना है। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं म्यूटेशन के प्रोग्राम की मदद। क्लियर हो गया? तो यही जो म्यूटेशन की जो ब्रीडिंग होती है, म्यूटेशन के कारण जो हम लोग प्लांट में इंप्रूवमेंट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग हम लोग जो प्लांट में कर रहे हैं वो इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। आप जिस चीज के लिए आप करिए, रेजिस्टेंस के लिए कीजिए तब भी इंप्रूवमेंट है, डिजीज रेजिस्टेंस बनाइए तो भी इंप्रूवमेंट है, न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ाइएगा तो भी इंप्रूवमेंट है।
तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम होता ही है प्लांट का इंप्रूवमेंट के लिए। अब जिस मामले में आप इंप्रूवमेंट कर लीजिए उसको, आपके यूज के लाइफ का वो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो वो आपका प्लांट ब्रीडिंग के अंदर चला गया। तो अब म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग की मदद से हम लोग क्या किए हैं कि मूंग बीन को, जो मूंग बीन है, इस मूंग बीन को हम लोग रेजिस्टेंट कर लिए। इस मूंग बीन को हम लोग रेजिस्टेंट कर लिए, किसके लिए? तो येलो मोजाइक वायरस के लिए। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये जो म्यूटेशन, तो मूंग बीन में क्या किया होगा, हम लोग म्यूटेशन करवाए, और उस म्यूटेशन, और एक बात याद रखिएगा, मैं म्यूटेशन का बहुत सारे प्रॉपर्टी आपको बताया है, और आपको याद है कि नहीं याद है, एक बार याद करवाते हैं, आप ही बताइएगा। मैं म्यूटेशन के लिए बताया था कि इस तरीके से 2 कॉलम करता था म्यूटेशन के लिए, यूजफुल एंड हार्मफुल। हार्मफुल, मोस्टली यूजफुल, एंड मोस्टली हार्मफुल। ये दिख रहा होगा आपको, मोस्टली हार्मफुल। तो दोनों में से किस में टिक लगेगा? तो मोस्टली हार्मफुल में, यानी मोस्टली हार्मफुल होगा। ये जो म्यूटेशन होगा वो मोस्टली हार्मफुल होगा। तो इसका मतलब होगा कि मोस्टली हार्मफुल है, तो कुछ ऐसे जरूर केस होंगे जो कि यूजफुल होगा, बस उसी यूजफुल को तो सेलेक्ट कर लेना है आपको प्लांट ब्रीडिंग में, म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, यही है आपका मेहनत, इसी जगह पर मेहनत दिखता है। इतना पेशेंस की जरूरत पड़ती है कि आप म्यूटेशन करा रहे हैं और हर बार फेल्योर हो रहे हैं, क्योंकि आपका मोस्टली वो क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, हर बार फेल्योर हो रहा है, हर बार। लेकिन रुकते नहीं है, रुक गए तो जो आप पहले मेहनत कर रखे वो भी 0 हो गया। इसलिए कि एकदम याद रखिए कि हमेशा मूव करते रहिए। यहाँ पे मोस्टली ये हार्मफुल है, लेकिन उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार यूजफुल आ सकता है। 10 लाख बार म्यूटेशन कराए, उसमें से एक ही प्लांट ऐसा आएगा जो कि आपके यूजफुल। तो आपके पास में 10 लाख बार म्यूटेशन कराने का पेशेंस आपके पास होना। क्लियर हो गया? तो एक बार आपको यूजफुल मिल जाएगा। मोस्टली आपका क्या होता है, यूजफुल नहीं होता है, मोस्टली हार्मफुल होता है। फिर मैं बोला था कि ये जो म्यूटेशन होता है, यहाँ पे आपका ये तो मोस्टली यूजफुल एंड मोस्टली हार्मफुल की बात हो ही गई। लीथल होता है या नॉन लीथल होता है? तो मोस्टली नॉन लीथल या मोस्टली लीथल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो मैं बोला कि लीथल मतलब होता है मारने वाला, नन लगा दिए तो नहीं मरेगा, और केवल लीथल लगा हुआ है तो वो मर जाएगा। तो ये जो म्यूटेशन होता है ये मोस्टली लीथल होता है। अब देख लो भाई, यानी हार्मफुल भी है मोस्टली और मोस्टली लीथल भी है। यानी जो तुम म्यूटेशन कराओगे तो उससे हो सकता है सेल मर जाए प्लांट का, वो उसको तुम ग्रो करवा ही नहीं पाओ। तो तुमको कितने पेशेंस की जरूरत है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो मूंग बीन होगा, ये जो मूंग बीन येलो मोजाइक वायरस के लिए रेजिस्टेंट हुआ, ये एक बार में नहीं आ गया होगा, बहुत बार म्यूटेशन कराया गया होगा उसके सेल को। तो कहीं ना कहीं एक बार साइंटिस्ट को एक सक्सेस मिला होगा, जो कि देखा कि जो म्यूटेशन हुआ है इस मूंग बीन में, इस पे येलो मोजाइक वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो पा रहा, यानी येलो मोजाइक वायरस उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। तो मूंग बीन को जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम से रेजिस्टेंट कर दिया गया येलो मोजाइक वायरस के लिए, मोजाइक वायरस के लिए। क्लियर हो गया? तो येलो मोजाइक वायरस के लिए। अच्छा, ये तो मूंग बीन है, फ्लैट बीन एक पढ़ाए हम कल, फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे बैठे हुए हैं, मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप पहले सोच लीजिए कि मैं फ्लैट बीन कल पढ़ाया था, आप मेरे को बताइए वो किसके लिए रेजिस्टेंट था, इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट था, या बैक्टीरिया के लिए, या फंगस के लिए, या वायरस के लिए? अब रुक गए इसलिए कि सोच लीजिए आप, इतना देर में आपको टाइम मिल जाएगा। तो किसके लिए था? तो इंसेक्ट पेस्ट के लिए था, इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट था। फ्लैट बीन में कितने वैरायटी मिले थे? 2 वैरायटी मिले थे। फिर रुक करके पूछ रहा हूं कितने थे? 2 वैरायटी, सेम 2 और सेम 3। इसलिए कि 3 चीज के लिए वो रेजिस्टेंट हो गया था, गैसिड, एफिड एंड कर्ल लीफ।
के लिए रेजिस्टेंट हो गया। तो वो आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गया। कौन सा? तो फ्लैट बीन। और यहां पे है मूंग बीन, और इस मूंग बीन को येलो मोजाइक वायरस के लिए रेजिस्टेंट किया गया है। और ये येलो मोजाइक वायरस के लिए जो रेजिस्टेंट किया, ये डेवलप किस टेक्निक से कराया गया? तो म्यूटेशन टेक्निक से करवाया गया। इसको क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया? येलो मोजाइक वायरस के केस से यदि आपने बात कर दिया तो ये एफ का सी हो गया। और दूसरा एंड येलो मोजाइक वायरस के बाद एंड पॉडरी मिल्ड्यू, पॉडरी मिल्ड्यू, पॉडरी मिल्ड्यू, पॉडरी मिल्ड्यू के लिए भी ये रेजिस्टेंट हो जाएगा। एक तो आपका रेजिस्टेंट हो गया येलो मोजाइक वायरस के लिए भी, और दूसरा पॉडरी मिल्ड्यू के लिए भी ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट हो जाएगा। प्लांट ब्रीडिंग का जो म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग चल रहा था, तो उसमें हम लोग ने म्यूटेशन से मूंग बीन को रेजिस्टेंट कर दिया। किसके लिए रेजिस्टेंट कर दिया मूंग बीन को? तो येलो मोजाइक वायरस के लिए और पॉडरी मिल्ड्यू के लिए। क्लियर हो गया? अब आइए इसी प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि इंप्रूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? तो इंप्रूवमेंट करेंगे, प्लांट में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो क्या इंप्रूवमेंट करेंगे? तो न्यूट्रिएंट लेवल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट के लेवल को हम लोग यदि फोकस करके बात बोले कि न्यूट्रिएंट के लेवल के इंप्रूवमेंट को हम लोग फोकस करके यदि बात बोले, तो वो बालांस हो जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। किसको फोकस करके बात कर रहे हैं? तो न्यूट्रिएंट के यहाँ पे अब ना कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हुआ ना म्यूटेशनल, अब दोनों मिलकर के प्लांट ब्रीडिंग की बात हो रही है। क्लियर हो गया? तो प्लांट ब्रीडिंग की बात अब यहाँ पे हो गई, तो आप दोनों कंसीडर हो गया। इस प्लांट ब्रीडिंग के अंदर दोनों आ गया, कन्वेंशनल भी और म्यूटेशनल भी। और आप जो भी तरीका लगा करके किसी प्लांट में मिनरल, विटामिन या गुड क्वालिटी ऑफ फैट और प्रोटीन के लेवल को यदि आप बढ़ा देते हैं, रीच कर देते हैं, तो वो बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर आता है। यानी बायोफोर्टिफिकेशन से जो प्लांट हुआ है, बायोफोर्टिफिकेशन का जो प्लांट है, वो प्लांट मिनरल, मोर विटामिन और गुड क्वालिटी ऑफ लिपिड या फैट बोल दो और एंड प्रोटीन रिच होगा। इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। क्लियर हो गया? तो ये एकदम हेडिंग्स आपका क्लियर रखना है कि एक हेडिंग्स आपका आ गया बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन। इसको एकदम शॉर्ट में याद रखना है कि बायोफोर्टिफिकेशन में क्या होगा। तो बायो एकदम शॉर्ट कर देता हूं। बायोफोर्टिफिकेशन में क्या होगा? जो प्लांट आपका होगा उस प्लांट में ऐसे एरो ऊपर कर दिया तो मोर हो गया, मोर मिनरल एंड विटामिन और गुड क्वालिटी ऑफ फैट, गुड क्वालिटी ऑफ फैट एंड प्रोटीन रिच। मोर कर दिया तो ऑलरेडी रिच ही हो गया, रिच कर दिया यहाँ पे। बस ये इतने शॉर्ट में आप रखोगे तो ये डिफाइन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो बायोफोर्टिफिकेशन है, इस बायोफोर्टिफिकेशन से हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइप का प्लांट को हम लोगों ने डेवलप कर दिया जिसमें मोर मिनरल एंड विटामिन हो और गुड क्वालिटी फैट एंड प्रोटीन रिच हो। और क्वेश्चन आपसे यही से पूछता है, ये जो आप मिनरल और विटामिन देख रहे हैं ना, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जाता है। आपके बॉडी में ये किसके अंदर जाता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जाता है। क्लियर हो गया? और इसके डिफिशियंसी से मेंटल प्रॉब्लम तक आना शुरू हो जाता है। तो इसकी जरूरत उसी चीज के लिए पड़ा कि हर आदमी जो है वो फल नहीं खरीद के खा सकता है, क्योंकि फल जो होता है, फ्रूट जो होता है, वो मिनरल एंड विटामिन रिच होता है। तो सारे आदमी को इंडिया में सारे आदमी को कैपेसिटी नहीं है कि डेली वो फ्रूट खरीद के खाएगा, सेब, नाशपाती, शरीफा, क्योंकि वही गुड सोर्स ऑफ द वाटर एंड मिनरल एंड आपका विटामिन का है। लेकिन चावल, दाल,
गेहूं, सब्जी ये खाता है। तो चावल दाल तो कंपलसरी है, चावल दाल आटा, ये 3 चीज तो एकदम कंपलसरी हो गया। तो कोशिश इसमें यही किया जाता है कि जो कॉमन यूज वाले जो चीजें हैं, जो हर आदमी यूज करता है, उसी में मिनरल का लेवल बढ़ा दिया जाए, उसी में विटामिन का लेवल बढ़ा दिया जाए, उसी में गुड क्वालिटी ऑफ फैट बढ़ा दिया जाए, और उसी में प्रोटीन का लेवल बढ़ा दिया जाए कि हर इंसान को वो चीज मुहैया हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यानी हर आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा मिनरल पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा विटामिन पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा गुड क्वालिटी ऑफ फैट पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रोटीन पहुंच पाए, लेकिन किस चीज के थ्रू? तो जनरल यूज के चीज के थ्रू। कोई डाउट इसमें नहीं है। तो इसको एकदम क्लियर करके रखिएगा, इसलिए करके बायो फोर्टिफिकेशन किया जाता है। अब जैसे अभी एक राइस बनाया गया है जिसमें नॉर्मल राइस से 5 गुना ज्यादा आयरन है। क्लियर हो गया? नॉर्मल राइस से, एनसीईआरटी का डाटा बोल रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी का डाटा है कि अभी जो राइस एक बनाया गया है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम से, उस राइस में जो नॉर्मल राइस है उससे 5 गुना ज्यादा आयरन है। और आयरन आपके बॉडी में क्या क्या करता है ये बहुत बढ़िया से आपको पता है कि आपका जो आरबीसी है, सबसे पहले तो वो आयरन का बना हुआ है, तो उसको तो आयरन चाहिए ही चाहिए। और आरबीसी जो आपका ब्लड है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन की मदद से, तो इसका मतलब हो गया कि और आपके बॉडी में आयरन बहुत सारे एंजाइम को भी एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। मैं उतना चर्चा नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि यहां पे आपका बेसिक में है। इसलिए करके कोशिश हमारा ये रहेगा कि जो जनरल यूज का चीज है उसी में हम लोग क्या करें, मिनरल, विटामिन, लिपिड, प्रोटीन की कंसंट्रेशन को अप कर दें। तो 2000 ईस्वी एनसीईआरटी का डाटा मैं बोल रहा हूं कि 2000 ईस्वी में जो मेज बनाया गया, उस मेज में 2 है, 2000 ईस्वी में आपने डेवलप किया, तो इसमें 2 है, तो 2 गुना ज्यादा इसमें क्या होगा? तो लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन होगा। और मैं आपको बहुत पहले पढ़ा रखा हूं कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो है वो इसेंशियल एमिनो एसिड के अंदर है। और ये इसेंशियल एमिनो एसिड आपको बताया था कि कोई एमिनो एसिड है जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनेगा, तो हमको बाहर से लेना पड़ेगा। तो बाहर से लेना पड़ेगा तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट में या कुछ स्पेसिफिक फूड मटेरियल में वो मिलेगा ज्यादा। लेकिन हमने क्या किया, जो कॉमन यूज का है मेज, उसी मेज को 2000 ईस्वी में उसमें 2 हाइब्रिड मेज का हाइब्रिड किया, और 2000 ईस्वी में, और उस हाइब्रिड मेज में आपका 2 गुना लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो इसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट है। तो कोई गरीब आदमी भी यदि अच्छा फ्रूट नहीं खरीद के खा सकता या अच्छी सब्जियां नहीं खरीद के खा सकता, तो उसको भी इस मेज से क्या होगा कि 2 गुना ज्यादा लाइसिन और ट्रिप्टोफैन मिल जाएगा। तो जनरली यही कोशिश किया जाता है कि वैसे प्लांट में मिनरल न्यूट्रिएंट को बढ़ाया जाए जो प्लांट कॉमन यूज का प्लांट है, क्योंकि फल खरीद के खाना सबके बस की बात नहीं होती। क्लियर हो गया? आइए आगे आप ले जाते हैं इसको, एकदम क्लियर करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है इससे करके, एक डाटा ये दे दिया कि हाइब्रिड मेज बनाया गया किस ईस्वी में? 2000 ईस्वी में। वो 2 गुना ज्यादा था, उसमें क्या? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। और वो जो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है वो क्या है? इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरीके से पूछता है। एक ईस्वी का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हाइब्रिड जो आपने मेज बनाया था जो कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन रिच था, वो किस ईस्वी में डेवलप किया गया? 2000 ईस्वी में। और या ऐसे पूछा जाता है कि जो हाइब्रिड मेज 2000 ईस्वी में बनाया गया था वो क्या रिच है? तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि और क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि जो 2000 ईस्वी में जो हाइब्रिड मेज बनाया गया उसमें कौन सा इसेंशियल एमिनो एसिड रिच था? अब ये ज्यादा ट्विस्ट हो गया। पहला 2 क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन हो गया, पहला 2 क्वेश्चन एकदम स्टेट हो गया, एकदम क्लियर करिए। पहला क्वेश्चन हो गया कि हाइब्रिड में जो कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन रिच है किस ईस्वी में बना? तो डायरेक्ट हो गया 2000 ईस्वी में बना। दूसरा क्वेश्चन
जो 2000 ईस्वी में जो हाइब्रिड मेज बना, वो हाइब्रिड मेज में कौन कौन सा एमिनो एसिड है? तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। स्टेट क्वेश्चन हो गया, एकदम स्टेट। अब यदि क्वेश्चन को ऐसे घुमाता है कि जो हाइब्रिड मेज जो 2000 ईस्वी में बना है, वो मेज कौन सा इसेंशियल एमिनो एसिड रिच है? क्लियर हो गया? तो इसेंशियल एमिनो एसिड रिच है, तो ये आप यदि डायरेक्ट भी याद रख लेते हैं तो ये आपका याद हो जाएगा। तो ये आपका तो आप लाइसिन और ट्रिप्टोफैन लिख करके आ जाओगे। और इस क्वेश्चन को एक ऐसे ट्विस्ट करें तब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी? ये याद रहेगा तो बोल देगा कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड रिच है, तो दो गो है ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। ये आपको नहीं भी पता है कि दोनों इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 2000 ईस्वी में जो आपका मेज बना है वो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन रिच है। क्वेश्चन में ऊपर में ही लिखा हुआ है कि इसेंशियल, तो वो आंसर यही आंसर ही जाएगा, दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। तो जो जान रहा है कि ये इसेंशियल है उसका भी बन जाएगा, और जो नहीं भी जान रहा है कि इसेंशियल है उसका भी बन जाएगा, खाली क्वेश्चन पढ़ने से बन जाएगा उसका। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में आपको बनाने में दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे कि जो 2000 ईस्वी में जो मेज बना है, जो कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन रिच है, वो कौन सा एमिनो एसिड है, इसेंशियल या नॉन इसेंशियल? तब आपको दिक्कत हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों इसेंशियल है, तब क्वेश्चन बनेगा, और यदि नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। तो शुरू का जो 3 क्वेश्चन में बताया वो डायरेक्ट था, और अभी जो क्वेश्चन बताया उसमें आपका डबल कॉन्सेप्ट हो गया। कौन कौन सा इसेंशियल एमिनो एसिड रिच है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसेंशियल एमिनो एसिड रिच कौन कौन सा। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब वहां पे आपका पेयरिंग करके दे देगा, तो दोनों पूरा परफेक्ट याद होगा तभी आपका क्वेश्चन का आंसर बने। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये आपका कंडीशन है बायोफोर्टिफिकेशन। अब आइए, यही प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम से हम लोग ने क्या किया है कि न्यू वैरायटी का प्लांट बनाया है, और जो प्लांट अलग अलग काम के लिए जाना जाता है, यानी हम लोग ने जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया है। इस प्लांट ब्रीडिंग के मदद से हम लोगों ने क्या किया है, तो जेनेटिक बोलेगा बायोफोर्टिफिकेशन में जो प्लांट आएगा वो प्लांट क्या रिच होगा, तो मिनरल रिच होगा, विटामिन रिच होगा, और गुड क्वालिटी फैट रिच होगा, और प्रोटीन रिच होगा। क्लियर हो गया? और दूसरी जो हम लोग ने जो प्लांट ब्रीडिंग के मदद से जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करके जो प्लांट बनाया है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट जो किया है प्लांट ब्रीडिंग के मदद से, तो इससे बहुत गुड क्वालिटी ऑफ द प्लांट का हम लोग ने फॉर्मेशन किया है, जो कि कोई आयरन रिच है, कोई कैल्शियम रिच है, तो किसी में आपका विटामिन रिच है, किसी में आपका प्रोटीन रिच है। क्लियर हो गया? इस टाइप के प्लांट का हम लोगों ने इंप्रूवमेंट कर दिया है, किस प्रोग्राम के मदद से, तो प्लांट ब्रीडिंग के मदद से। क्लियर हो गया? तो यहां पे आइए हम लोग इसमें बात करते हैं। तो ये प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द फूड क्वालिटी, प्लांट ब्रीडिंग या फिर जेनेटिक इंप्रूवमेंट समझिए, फूड इंप्रूवमेंट कर दीजिए, फूड इंप्रूवमेंट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी, इंप्रूव फूड क्वालिटी। तो प्लांट ब्रीडिंग के मदद से हम लोग जो फूड का जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर देंगे, फूड क्वालिटी को क्या कर देंगे, इंप्रूव कर देंगे, फूड क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव। तो यानी आप प्लांट ब्रीडिंग को यूज कर सकते हो फूड क्वालिटी को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। कोई डाउट नहीं है? अब ये जो फूड क्वालिटी को हम लोग इंप्रूव करेंगे, तो इसकी कुछ कोडिंग हम आपको करके दे रहे हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक दो जो आप जो इंप्रूव किया वो तो आप बता ही दिया था, मेज को 2000 ईस्वी में आपने इंप्रूव किया था, और वो 2 गुना ज्यादा लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड रिच था। क्लियर हो गया? तो उसका एक बच्चा कोड बनाया है मेरा यहाँ पे, जैसे मेज है, मेज 2000 ईस्वी में हाइब्रिड मेज आया ये मेज, और 2000 ईस्वी में क्या हो गया कि ये 2 गुना उसमें क्या है, 2 गुना उसमें क्या है, तो लाइसिन है और ट्रिप्टोफैन है। ठीक हो गया? तो 2 गुना यानी 2000 है, तो 2 गुना ज्यादा है, और 2 ही एमिनो एसिड है, मतलब 2 बहुत बार आ रहा है, यानी मेज जो वो हाइब्रिड मेज जो बना वो 2 गुना 2000 में 2 गुना और 2 एमिनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। अब 2 लात भी मारो, मार लात करो, अपने क्लियर हो जाएगा।
यदि ये याद नहीं हो तो मार लात, क्या करना है, मार लात। मार लात हो गया तो MA से मेज हो गया और L से लाइसिन और T से ट्रिप्टोफैन। क्लियर हो गया। तो मार लात आपको याद रखना है कि मार लात मतलब हो गया M से मेज और L से क्या हो गया, लाइसिन और T से क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन। ये अभी आपके केस में हो रहा होगा, मार लात आपके केस में बहुत बढ़िया से अभी चल रहा होगा, क्योंकि अभी आप घर पे हैं, पटना में आप कब सोए रहते हैं कि जगते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं चलता, लेकिन घर पे हैं तो पेरेंट्स जरूर आपको देखते होंगे कि कब आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब नहीं पढ़िएगा तो मार लात आपको लगेगा। अब मार लात जैसे मारेंगे तो कोड याद आ जाएगा, मार से मेज और लात से L से लाइसिन और T से ट्रिप्टोफैन। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या किए, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से फूड क्वालिटी में इंप्रूव किया है। फूड क्वालिटी को क्या किया, इंप्रूव किया है। तो फूड क्वालिटी को यदि आप इंप्रूव करना चाहते हो तो भी वो किससे होगा, तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम से होगा। और उसमें हमने क्या बनाया, मेज बनाया। क्लियर हो गया। आइए अब क्या है, ये मेज का केस हो गया। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे केस को बताया जाएगा, जैसे हो गया मार लात, क्लियर हो गया, एक कोड हो गया। एक आपको सिंगल सेल प्रोटीन बनाएंगे तो FCPA, FCPA सिंगल सेल प्रोटीन A, ऐसे याद रखिएगा। ये भी जेनेटिक इंप्रूव्ड प्लांट है। यहां भी ये जेनेटिक, ये कोड है, ये नहीं सिंगल सेल प्रोटीन मत इसको बोल दीजिएगा, ये कोड कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गया। तो मैं बोला यहाँ पे जो आप SCPA बोल रहे हो, ये सिंगल सेल प्रोटीन से SCP याद हो जाएगा और A हो गया। तो A का मतलब हो गया कि विटामिन A, यहाँ पे A जो लिखा ये विटामिन A, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो SCP है ये विटामिन A रिच है। तो ये S प्लांट का नाम, C प्लांट का नाम और C प्लांट का नाम। तो S से यहाँ पे हो गया एस्पाइनिस, S से यहाँ पे हो जाएगा आपका एस्पाइनिस। तो एस्पाइनिस का मतलब क्या हो गया, पालक। एस्पाइनिस का मतलब क्या हो गया, पालक। तो यानी आपने क्या किया है कि जो पालक है उस पालक को विटामिन A रिच कर दिया। तो पालक गरीब आदमी, अमीर आदमी, लगभग सभी आदमी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से उसको हम लोग ने क्या कर दिया कि प्लांट ब्रीडिंग की मदद से फूड क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया। फूड क्वालिटी इंप्रूव करने का मतलब उसमें मिनरल, विटामिन और जो आपके न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इसको बढ़ाना होता है। तब आप बोलते हो कि फूड का क्वालिटी इंप्रूव कर गया। तो आपने बनाया SCPA, तो S से हो गया एस्पाइनिस, कोई डाउट नहीं है, और एस्पाइनिस का मतलब हो गया पालक। ये हो गया। C से जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि C की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो C से हो गया कैरोट, अब P से हो गया पंपकिन, पंपकिन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एस्पाइनिस, कैरोट एंड पंपकिन जो हमने बनाया है, इसमें नेचुरल से ज्यादा विटामिन ए है, क्योंकि हमने इंप्रूव कर दिया किस ब्रीडिंग प्रोसेस से, तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस से हमने उसके फूड क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया। किसका, एस्पाइनिस का, कैरोट का और पंपकिन का, और ये विटामिन ए रिच हो गया। तो SCPA यानी सिंगल सेल प्रोटीन A, कोड इसका हो गया सिंगल सेल प्रोटीन A। कोई डाउट, क्लियर एकदम। आइए, जगह यहाँ पे कम है लेकिन इसी जगह पे हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया सिंगल सेल प्रोटीन A, ये आपका कोडिंग हो गया। अब आइए, फेंका बस या बस से फेंका, किससे फेंका, बस से फेंका। तो कैसे लिखिएगा, बस, BUS। तो बस से फेंका, फेंका, नहीं समझ में आया, किससे फेंका, बस से फेंका। तो बस से लिखने की जरूरत नहीं, बोल रहा हूं यहाँ पे से हो गया। तो बस से फेंका, तो Fe से क्या होता है केमिस्ट्री में, आयरन,
और Ca से क्या होता है? कैल्शियम, नहीं समझ में आया? आयरन एंड कैल्शियम। तो अब क्या किया, इस बस को आयरन कैल्शियम रिच कर दिया। क्लियर हो गया? तो यहां पे बस से क्या हो गया, जैसे हम लोग बोलेंगे बथुआ। बथुआ बहुत बच्चा जानता भी नहीं होगा। बथुआ साग है और सस्ते में मिलने वाली साग थी, और अभी ये महंगा हो गया। तो बथुआ साग है, जैसे पालक साग है उस तरह से बथुआ एक साग है। लेकिन बथुआ जब हम लोग लिखते तो बी ए से लिखते, लेकिन ऐसे बोलने लगेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, बथुआ, बथुआ, लेकिन यहाँ ए होता है। फिर भी चलिए प्रोनाउंसिएशन में बथुआ, तो बथुआ जो हो गया तो बी यू हो गया, और एस से फिर एस्पाइनेट हो गया। एस से फिर यहाँ क्या हो गया? एस्पाइनेट। तो ये हो गया बथुआ। बथुआ जो है वो साग है, और एस से क्या हो गया? एस्पाइनेट। तो यदि आपको प्लांट ब्रीडिंग के मदद से फूड क्वालिटी को इंप्रूव करने का मौका यदि मिला, तो जनरली साइंटिस्ट के दिमाग में यह था कि उस प्लांट को इंप्रूव कर दिया जाए जो कि हर आदमी लगभग यूज करता है। वैसा प्लांट को वो, अब काजू के प्लांट को इंप्रूव कर देता भैया, 1000 रुपया केजी काजू मिलता है, तो सबके बस की बात ही नहीं थी। तो साइंस का काम उपकार करना होता है, केवल इनकम करना नहीं होता है। ये जो साइंस यहाँ पे है, साइंटिफिक जो भी रिसर्च होते हैं वो उपकार के लिए होना चाहिए। चाहते तो बहुत बड़ा कॉमर्शियल यहाँ पे पर्पस के लिए यूज हो जाता, काजू किशमिश को रीच कर दिया जाता तो उससे इनकम उसको बहुत ज्यादा होता, लेकिन वो ऐसी चीज को रीच करने की कोशिश कर रहा है जो कि आम आदमी को मिल सके। साउथ अफ्रीका में बैठा एक गरीब आदमी भी इस चीज को यूज कर सके और उसको मिनरल विटामिन की कमी नहीं हो। तो बस से फेंका, कहां से फेंका? बस से फेंका। किसको फेंका? बथुआ और एस्पाइनेट को। नहीं समझ में आया? बस से फेंका, किसको फेंका? तो बथुआ और एस्पाइनेट को फेंका। क्लियर हो गया? और बस जो होता है वो आयरन का बना हुआ होता ही है, और बिहार में यदि बस चल रहा होगा तो कोई खैनी खाने वाला बैठा होगा तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेगा ये चूना। क्लियर हो गया? तो सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप एकदम लगा के रखिएगा। तो कोड जो दे रहा हूं उस कोड को एकदम दिमाग में रखिएगा। पहला कोड क्या था? सिंगल सेल प्रोटीन ए। तो सिंगल सेल प्रोटीन ए तो एससीपी बोलते हैं शॉर्ट में। तो एस से एस्पाइनेट हो गया, सी से कैरोट हो गया, पी से पंपकिन हो गया। क्लियर हो गया? और इधर लिखा बस, अच्छा मिक्स 2000 ईस्वी में हैबिट बनाया गया, और 2000 ईस्वी में 2 आया हुआ है, क्योंकि 2 गुना ज्यादा उसमें 2 एमिनो एसिड था, 2 गुना ज्यादा 2 एमिनो एसिड था जिसका नाम था लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। कोई डाउट नहीं है? अब आइए, तो ये बस से फेंका बहुत बार बोल दिया ताकि आपके दिमाग में आ जाए। ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्लियर करिएगा इसको और फास्ट करते हैं आप। अब एक कोड हमारे पास में CMBT, CMBT, लेकिन B2T। क्लियर हो गया? CMBT तो हमने लिखा, लेकिन B2 लिख दिया और T लिख दिया। तो यहां जो पहला वाला जो C आया है वो विटामिन C है। क्या है? विटामिन C। तो पहला वाला जो C है ये आपका विटामिन C, विटामिन C। ये हो गया। अब यहां पे आपने लिखा है कि MB2T और सबको मिलाकर के बोल दिया CMBT। तो M से यहां पे क्या है? मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों हो गया, तो इसका मतलब सरसों से सरसों का तेल हो गया। तो कोई भी आदमी होगा, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, बिना सरसों तेल का तो वो खाना बना नहीं सकता। तो यदि हमने उसको विटामिन C रिच कर दिया मस्टर्ड को, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। लेकिन जनरली ये ध्यान रखिए कि मोस्टली जो होता है ना कि विटामिन वगैरह जिसमें रिच होता है उसको यदि आप पका देते हैं तो मोस्ट ऑफ दी पोर्शन का लॉस कर जाता है।
आप यदि उसको कच्चा यूज करते हैं तो रॉ के रूप में यूज करते हैं। अब जैसे गाजर है, अब उसका हलवा बना के मत खाइए। हलवा बना के खाइएगा तो उसमें जो आपने रिच किया है विटामिन, उसका मैक्सिमम पार्ट लॉस हो जाएगा। धोने होने से भी लॉस हो जाता है। ऊपर काट के नहीं धोया जाए, धो के तो खाना ही है आपको। ये नहीं बोलिए कि सर बोले बिना धोए खाना, नहीं। अब ये गाजर है तो इसको हमने धो लिया। बहुत आदमी सब्जी काटेगा कैसे, तो पहले काट लेगा तब धोएगा, तो उसमें से क्या होगा, बहुत सारे जो वाटर सोलेबल विटामिन होंगे बहा के निकल गया। तो पहले धो लीजिए तब उसको काटिए। और जो चीज कच्चा खा सकते हैं उसको कच्चा ही खाइए, रॉ के रूप में ही खाइए। रॉ मतलब कच्चा यहाँ पे हो गया। और पहले कोई चीज पका के नहीं खाया जाता था, पहले कच्चा ही खाया जाता था। ये पकाने वाले सिस्टम बाद में आई है। क्लियर हो गया? तो उससे क्या होता है कि पकाने से कोई भी विटामिन वगैरह के लॉस होने लगते हैं। काट करके धोने से मिनरल, विटामिन, ये सब का क्या, मिनरल तो मछली लॉस कर जाएगा। तो धो के तब काटिए। अब आइए यहाँ पे, तो CMBT जो आपको बोला, तो CMBT में B स्क्वायर कर दिया, M से हो गया यहाँ पे मस्टर्ड, M से यहाँ पे हो गया मस्टर्ड। और B से दो चीज हो जाएगा। एक चीज जो आपको खाने में एकदम खराब लगता है और मार लात आपको खिलाया जाता है, तो मार लात में क्या हो गया, M से मेज, और लात से L से लाइसिन, और T से क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन। क्लियर हो गया? तो उसी तरीके से मार लात जो आपको खिलाया जाता है उसका नाम है बीटर गार्ड, करेला जिसको आप बोलते हैं। क्लियर? तो बीटर गार्ड, बीटर गार्ड, ये बीटल गार्ड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो विटामिन आपका है, विटामिन C रिच, हमने जो प्लांट बनाया वो प्लांट बनाया मस्टर्ड, बीटर गार्ड। पहला बी से बीटर गार्ड हो गया, जो आपको लगेगा तीता। बीटर मतलब यहाँ पे हो गया करवा या तीता, तो जिसको करेला आप बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा हो गया बथुआ। दोनों आपको पसंद नहीं, ये हो गया बथुआ। बथुआ एक फेंका बस में भी आया हुआ था, फेंका बस में भी बथुआ आया हुआ था। और बथुआ के साथ कौन आया था, एस्पाइनस, जो क्या रिच था, आयरन और कैल्शियम। यानी बथुआ आयरन एंड कैल्शियम रिच भी बनाए और बथुआ विटामिन C रिच भी बनाए, क्योंकि बथुआ सस्ता साग था। आज के डेट में महंगा हो गया, लेकिन ये इजिली अवेलेबल साग में आता था बथुआ। इसीलिए कि साइंटिस्ट सोचा कि सस्ते चीज को बना देंगे तो सबको अवेलेबल हो जाएगा, तो उसी बथुआ को विटामिन C रिच कर दिया गया। और विटामिन C रिच जो किया, ये मस्टर्ड को कर दिया, बीटर गार्ड करेला को कर दिया, और बथुआ को कर दिया, बथुआ को कर दिया। और T से टोमेटो, टोमेटो को कर दिया। तो यानी विटामिन C रिच आपके 4 प्लांट हो गए, एक मस्टर्ड हो गया, बीटर गार्ड हो गया, बथुआ हो गया एंड टोमेटो हो गया। इसको 2-3 बार रिप्ले करके सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका आता है। इंडिया में एग्रीकल्चर का जो आप एग्जाम देते हैं, स्पेशलाइज्ड एग्जाम जो देते हैं, वो कौन कंडक्ट करवाता है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस टाइप का जब प्लांट बनाना पड़ता है तो वहीं के IRI के अंदर से आपका क्या होता है कि इंप्रूव होकर के बाहर आता है। ये सब जो प्लांट बना होगा ये कहां बना होगा, IARI, ये हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोई डाउट नहीं है? तो इस तरीके का इंप्रूवमेंट उसी जगह पे संभव है। चलिए अब आइए, यहाँ पे हम लोग बोला कि ये आपका हो गया कि विटामिन C रिच हो गया मस्टर्ड, बीटर गार्ड, बथुआ एंड टोमेटो। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, एकदम क्लियर करिएगा। एक आया है हमारा व्हीट का वैरायटी एटलस 66, एटलस 66। तो एटलस 66 मतलब एक एटलस आप जानते हैं कि जो मैप होता है उसको आप एटलस बोलते हो। तो एटलस 66 जो कि प्रोटीन रिच है, क्या रिच है, प्रोटीन रिच।
देखते जाइएगा, हम जो प्लांट के ब्रीडिंग का मदद से जो फूड क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, तो किस किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो अभी आपको दिखा है विटामिन सी और ए वाला दिखाया, मिनरल दिखाया, आयरन और कैल्शियम वाला दिखाया, और अब आ रहा प्रोटीन। बस उसी जगह से यहाँ पे लिखूंगा कि क्या क्या रीच किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग के मदद से। नहीं समझ में आया? प्लांट ब्रीडिंग के मदद से फूड क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा तो हमको क्या क्या रीच करना पड़ेगा। तो प्रोटीन रीच कर सकते हैं, मिनरल रीच कर सकते हैं, विटामिन रीच कर सकते हैं। तो पहले ये मैं आपको एग्जाम्पल ला के दे रहा हूं, फिर इसी जगह से वहां पे लिखना शुरू कर दूंगा। क्लियर हो गया? तो अब एटलस 66 जो होगा ये क्या करेगा, तो प्रोटीन रिच कर देगा, इसमें प्रोटीन रिच होगा। क्लियर हो गया? एटलस 66 हो गया ये प्रोटीन रिच, और एटलस 66 जो है ये व्हीट की वैरायटी। किसकी वैरायटी है? व्हीट की वैरायटी। एक बात याद रखना, क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम आपको सुविधा हो जाएगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बनेगा। यदि कहीं भी सोना वर्ड लगा हुआ रहे तो मोस्टली वो गेहूं के लिए ही यूज होता है। सोना वर्ड यदि लगेगा, जैसे सोनालिका, कल्याण सोना, व्हीट को बोला ही जाता है गोल्ड ऑफ फार्मर। किसान का सोना गेहूं है, और गेहूं की जो चमक होती है वो गोल्ड से मैच ही करता है। जैसे जब मोस्टली जो होता है, जो व्हीट के नाम लिखे जाते हैं उसमें सोना लगा हुआ होता है। नहीं लगा होगा इसका मतलब ही नहीं कि वो व्हीट नहीं हो सकता। जैसे हिमगिरी, इसमें तो सोना होना कहीं लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वो भी व्हीट है। लेकिन मोस्टली जो हम लोग नाम लिखने लगते हैं, तो यदि आपको सोना लगा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब वो व्हीट वैरायटी में जा रहा है। कल्याण सोना, सोनालिका, आगे लगाइए या प्रीफिक्स लगाइए या सफिक्स लगाइए, सोना लगा हुआ है तो व्हीट में चला जाता है। कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पे आइए, इसमें क्लियर करिएगा। तो ये जो फूड क्वालिटी आपने जो इंप्रूव किया एटलस 66 को, किस चीज के लिए इंप्रूव किया, तो प्रोटीन भी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आइए कि बीन्स जो होता है, जिसको आप सीम बोलते हैं, इस बीन्स को भी प्रोटीन रिच किया गया। बीन्स को भी क्या किया गया, तो प्रोटीन रिच किया गया। और ये बीन्स जो प्रोटीन रिच हुआ, इसमें इस बीन्स के एग्जाम्पल हो गए लवलब, ब्रॉड, फ्रेंच, और आपका क्या हो गया यहाँ पे नेक्स्ट में गार्डन पी, जिसका पिक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो ये जो बीन्स है, इस बीन्स के जो वैरायटी हुए, तो इस बीन्स के वैरायटी में हो गया लवलब, जो आप अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि घर पे हैं। लॉज में रहिए तो लवलब करिएगा, लेकिन अभी घर पे हैं तो पापा मम्मी आपके साथ में है, तो लवलब भी वहां नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आपका बीन्स का वैरायटी हो गया एक लवलब। और ज्यादा फ्रेंच भी नहीं बतियाना है वहां। लॉज में फ्रेंच बतिया लेते हैं आदमी, लेकिन घर पे हैं, मम्मी पापा हैं, मार लाद क्या करेंगे, 2 गुना लाइसिन और ट्रिप्टोफैन बढ़ा देंगे। इसलिए करके वहां पे आपका न फ्रेंच चलेगा न लवलब चलेगा। तो लवलब हो गया और फ्रेंच हो गया। और ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं होना है, ये नहीं कि बस इतरा रहे हैं, तो वो नहीं होगा। नहीं तो फिर मारलात 2 गुना लाइसिन और ट्रिप्टोफैन बढ़ा दिया जाएगा। किसमें? मेज में। किस ईस्वी में? 2000 में। तो वहां लंबा चौड़ा भी नहीं होता, चौड़ा के लिए ब्रॉड हो गया। यहाँ पे एक और है, तो एक कोडिंग हम आपको कर देंगे, अभी से कर दे रहे हैं। और यहाँ पे एक नेक्स्ट होता है गार्डन टी। गार्डन टी, अब सुनिए क्या होता है। इंडिया में आदमी ज्यादा लवलब नहीं करता, जब एब्रोड जाता है, एब्रोड, तो एब्रोड का हम लोग विदेश, तो विदेश में आता है फ्रेंच। अब फ्रेंच का आदमी ज्यादा लवलब करता है कहां बैठ के? तो गार्डन में। क्लियर हो गया? तो ब्रॉड हो गया एब्रोड, एब्रोड मतलब विदेश हो गया। तो एब्रोड कौन? फ्रेंच। अब फ्रेंच में आदमी क्या करेगा? लवलब करेगा। तो कहां पे? तो गार्डन में बैठ करके। घूमने फिरने वो लोग ज्यादा, फ्रेंच के जो आदमी होते हैं वो घूमने फिरने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। गार्डन वुडन में गए, वहां लवलब कर रहे हैं। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और वो जो फ्रेंच है वो इंडिया का तो है ही नहीं, जैसे कि एब्रॉड हो गया, तो एब्रॉड में ए हटा के ब्रॉड,
क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या होगा कि प्रोटीन रिच बीन्स होंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अभी जो मैं आपको बताया, जो कोडिंग दिया है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको एक दो बार बोल करके, लिख करके, इससे कि मैं खुद रिपीट कर दिया कि आपसे भरोसा हमको थोड़ा ज्यादा है कि आप रिप्ले करके देखिए कि नहीं देखिएगा, इसलिए कि मैं मैक्सिमम रिपीट ही कर देता हूँ कि आप जबरदस्ती भी आपको सुनना पड़ेगा, और सुन ही लीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसलिए बहुत बार मैं बोल देता हूँ, और आप यदि थोड़ा सिंसियर होइएगा तो और थोड़ा रिप्ले करके देखिएगा तो ये बैठ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है, ये जो आपने प्लांट ब्रीडिंग से जो फूड क्वालिटी को इंप्रूव किया, तो ये इंप्रूव किस किस चीज के लिए किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी आप सबको जोड़ करके एक जगह हम लिख देते हैं। तो हम लोग ने क्या किया है कि इससे इंप्रूव किया है क्या, तो प्रोटीन का अमाउंट एंड क्वालिटी, ज्यादा प्रोटीन भी हो और उसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। अब अमाउंट बहुत ज्यादा है और क्वालिटी अच्छा नहीं है तो फिर कोई बेनिफिट का नहीं हुआ। तो इसलिए करके हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें करते प्रोटीन कंटेंट, यानी प्रोटीन का जो कंटेंट हो वो ज्यादा हो, एंड क्वालिटी, यानी कंटेंट भी हो, अमाउंट भी होना चाहिए और वो क्वालिटी भी अच्छा हो। ठीक हो गया? अब उसी तरीके से यदि हम लोग बोले तो ऑयल क्या हो गया, लिपिड। तो ऑयल का कंटेंट एंड क्वालिटी, ठीक हो गया? यानी जो हेल्दी लिपिड है उसका कंटेंट भी ज्यादा हो और उसका क्वालिटी भी अच्छा हो। क्लियर हो गया? और अच्छा क्वालिटी जो होता है लिपिड का वो होता है एचडीएल। क्लियर हो गया? एचडीएल का मतलब हो गया हाई डेंसिटी लिपिड। जिस लिपिड की डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, और आपके बॉडी में यदि एचडीएल ज्यादा है और वीएलडीएल कम है, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपिड जो है, एक होता है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, ये आपके लिए हार्मफुल है। ये यदि आपके बॉडी में बढ़ रहा है, वीएलडीएल का अमाउंट यदि आपके बॉडी में बढ़ रहा है, तो ये वीएलडीएल आपके हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है। और जो गुड क्वालिटी का लिपिड है वो है हाई डेंसिटी लिपिड। यदि ये आपके बॉडी में ज्यादा है तो आपके हार्ट के प्रॉब्लम का होने का चांस बहुत कम। ये नहीं बोला कि नहीं हो सकता, लेकिन एचडीएल जो है वो हार्ट को मेंटेन करता है, हार्ट के प्रॉब्लम को होने से रोकता है, हार्ट से उतना प्रेशर नहीं होगा। तो ये गुड क्वालिटी हो गया, हाई डेंसिटी लिपिड क्या हो गया, गुड क्वालिटी हो गया। और जो वीएलडीएल है वो क्या हो गया, बेड क्वालिटी ऑफ द लिपिड हो गया। तो यहां पे केवल कंटेंट से मतलब नहीं है, कंटेंट के साथ में क्वालिटी भी ज्यादा चाहिए। यदि क्वालिटी अच्छा होगी तो आपके सेहत पे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं कि विटामिन। अब यहाँ पे हम लोग ने किया विटामिन कंटेंट को क्या किया, विटामिन कंटेंट को इंप्रूव कर दिया, विटामिन कंटेंट। क्लियर हो गया? तो जितना पहले एग्जाम्पल लिया उसी एग्जाम्पल का यहाँ पे क्या कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, कोई डाउट? और नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे क्या कर दिया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट को बढ़ा दिया, मिनरल कंटेंट को इंप्रूव कर दिया। और ये सारा डाटा आपके एनसीईआरटी का। और यदि कोई पूछे कि बायोफोर्टिफिकेशन में क्या है, तो मोर मिनरल होगा, मोर विटामिन आएगा, गुड क्वालिटी फैट आएगा एंड प्रोटीन आएगा, लिस्ट होगा वो। यानी कहने का मतलब एक लाइन में यदि बोले कि बायोफोर्टिफिकेशन में मिनरल, विटामिन, गुड क्वालिटी फैट एंड प्रोटीन लिस्ट होगा, एक लाइन में खत्म। बायोफोर्टिफिकेशन में मिनरल, विटामिन, गुड क्वालिटी फैट एंड प्रोटीन रिच होगा। फिर इसको बार बार रिपीट करके दे रहा हूं कि आप कितना रिप्ले करके देखिएगा कि नहीं देखिएगा, लेकिन मैं बोल दिया तो ये आपके दिमाग में रहेगा। और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपको, क्वेश्चन इस जगह से आपसे पूछा जाता है, इसलिए करके इसको एकदम आपको दिमाग में रखना होगा। फिर उसके बाद बोला कि जो आप प्लांट ब्रीडिंग करते हो, इस प्लांट ब्रीडिंग से आप फूड क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो।
तो फूड क्वालिटी इंप्रूव का मतलब क्या हो गया? तो उसमें प्रोटीन रिच कर दो, गुड क्वालिटी लिपिड रिच कर दो, लिपिड का कंटेंट बढ़ा दो, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दो, विटामिन का कंटेंट बढ़ा दो, माइक्रो न्यूट्रिएंट का कंटेंट बढ़ा दो, मिनरल का कंटेंट बढ़ा दो। तो ये सारे चीज यदि आप बढ़ा देते हो तो फूड क्वालिटी क्या कर जाएगा? इंप्रूव कर जाएगा। और इसके एग्जाम्पल में बताया था कि किसमें मिनरल कंटेंट बढ़ाए थे, किसमें विटामिन रिच किए थे, किसमें प्रोटीन रिच किए थे। एटलस 66 आपको याद आ रहा होगा। और फिर बीन्स का एब्रॉड में है फ्रेंच, फ्रेंच का आदमी करता है लवलव, कहाँ पे बैठ के? तो गार्डन में बैठ करके, तो वो भी प्रोटीन रिच था। तो यानी वो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम से ही उस प्लांट को हम लोग ने बनाया है, और जिसमें कि नेचुरल प्लांट से, वाइल्ड प्लांट से ज्यादा कंटेंट उसमें प्रेजेंट है और गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट उसमें प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस आपका यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपका टर्मिनेट किया। टर्मिनेट क्या किया? तो प्लांट ब्रीडिंग टर्मिनेट कर दिया आपका। तो मैं बताया था कि एस्टरीज जो आपका था इन्हांसमेंट करने के लिए, फूड का इन्हांसमेंट के लिए जो एस्टरीज था, उस एस्टरीज में आपके 4 चीज थे। एक था एनिमल ब्रीडिंग की मदद से फूड प्रोडक्शन को बढ़ा देना, दूसरा प्लांट ब्रीडिंग की मदद से फूड प्रोडक्शन को बढ़ा देना। यदि प्लांट को डिजीज हो जाएगा तो ऑलरेडी उसका प्रोडक्ट कम बनेगा। तो आप प्लांट को या एनिमल से यदि फूड के प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो उसको आप डिजीज रेजिस्टेंट भी कर दोगे, तब भी वो ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा। या उसमें गुड क्वालिटी ऑफ द विटामिन मिनरल या जो न्यूट्रिएंट है उसके लेवल को भी बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा कि आपका फूड क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं है।